गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वो हिस्ट्री का पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होगा, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड परीक्षा शायद फरवरी मंथ से स्टार्ट है इंटर के, उसी के लिए। तो यह दो क्लास इसके लिए जाएंगे। एक क्लास एमसीक्यूज होगा, 30 नंबर्स के मार्क्स को होते हैं आपका, और एक सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो होते हैं वो क्लास लिए जाएंगे। तो आपके देख रहे हैं यहाँ पे 2025 का, यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2025 का कितने 3 आवर 15 मिनट, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 15 मिनट जो होंगे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा पेपर चेक करने के लिए। तो इसी को हम यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप इजीली से समझ लें। तो इसकी कितने क्वेश्चन है, इसमें 30 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव कितना, शायद वह 20 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव। तो इन सभी को हम कंप्लीट करेंगे दो क्लास में। यह पहला क्लास होगा, फिर सेकेंड क्लास में हम ये पूरी तरह से हम कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहला, अगर जो व्यक्ति जानते हैं अगर एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाले हैं, तो वो इसको आगे वीडियो को स्किप या तो आगे करके या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर केवल आंसर देख ले। और जो नहीं जानते हैं उसके लिए हम एक बार फिर से पुनः बताने का आपको प्रयास करते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसे होंगे। तो टोटल हमारा 100 मार्क्स होगा। 100 मार्क्स तो 20 मार्क्स छोड़ दीजिए, किसके ऊपर, टीचर्स के ऊपर। 20 मार्क्स टीचर्स के ऊपर, यानी कि हम कर सकते हैं तो टोटल 80 मार्क्स के होंगे। टोटल 80 मार्क्स के 20 नंबर किसके लिए, टीचर, प्रैक्टिकल्स नंबर दिए जाएंगे आपको। इस 80 मार्क्स में 80 मार्क्स में 30 जो क्वेश्चन होंगे आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव। और 50 मार्क्स के जो हो जाएंगे हमारा सब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यही यही दो क्लास हम लेना चाहते हैं आपके लिए। तो एक जो होगा 30 मार्क्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें से सबसे पहला 2 से 8 तक, 2 से 8 तक हमारा रहेगा। 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, मात्र 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कोई भी हालत में आपको 6 क्वेश्चन कैसे भी बनाना ही है। उसमें भाग नंबर 1 में, भाग नंबर 2 में हम देखेंगे कि इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ये भी 8 होंगे। 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको, सॉरी, यहाँ पे 6 बनाना है। इसमें कितना बनाना है, इसमें भी 6 क्वेश्चन बनाना है। 2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं यदि नहीं जानते हैं तो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। और एक होंगे 5 मार्क्स के। 5 मार्क्स के टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 6 क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 4 बनाना है। ये टोटल 3 मार्क्स के कितने, 2 मार्क्स के कितने बनाना है, 6 बनाना है। 3 मार्क्स के भी 6 बनाना है। और 6 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, जिसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करके आना है। टोटल 80 मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होंगे और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव होंगे। ये 20 नंबर इसलिए कंक्लूड नहीं किया जा रहा है ताकि ये टीचर्स के लिए है। तो इतना समझ में आ गया। इस तरह से आपके एग्जाम पैटर्न होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हम पीवाईक्यू हिस्ट्री के देखेंगे 2025 के। आप अपने कॉपी में नोट करने के लिए पीवाईक्यू 2025 के लिख सकते हैं, जिसमें से टोटल यहाँ पे 18 क्वेश्चन है। कितने हैं पीवाईक्यू, एक प्रीवियस पेपर में 30 पीवाईक्यू, कितने 30 क्वेश्चन है, जिसमें से 18 क्वेश्चन यहाँ है, 12 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, और उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इसलिए हम दो क्लास इस ले रहे हैं ताकि आप सभी को मात्र यहाँ पे केवल पी वाई की एक ही क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। हम 18 क्वेश्चन ही नहीं, बल्कि उससे संबंधित इधर उधर से फंसा के पूछने वाले क्वेश्चन को भी बताएंगे आपको कि कैसे फंसाया जा सकता है और कैसे फंसाया नहीं जा सकता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, ये 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं कि मृतकों के टीला के रूप में किसे जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो को क्या होते हैं कि मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है। कैसे, अब बात आती है कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ। तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किन्होंने किया, तो मोहनजोदड़ो का राखादास बनर्जी किया। जितने भी बड़े स्थल, जैसे कि सड़क हो गया, अन्नागार हो गया, स्नानागार हो गया, जितने भी बड़े चीज मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में प्राप्त सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मोहनजोदड़ो में ही है। समझ में आ गया। तो जितने भी बड़े शहर जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आपको किसी प्रकार के दिक्कत होंगे नहीं होंगे, इसमें क्या होंगे, मोहनजोदड़ो से आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो होगा हमारा, हड़प्पा वासी नीले रंग के लार्जर मनी कहाँ से प्राप्त करते थे। तो हड़प्पा वासी के बात किया जाएगा कि नीले रंग के लार्जर मनी कहाँ से प्राप्त करते थे। आपको याद रखना है कि हड़प्पा जो वासी होते थे वह नीले रंग के जो लार्जर जो मनी होते थे वो नागेश्वर से प्राप्त करते थे। नागेश्वर क्या था, एक औद्योगिक केंद्र हुआ करता था। देख, नागेश्वर यहाँ पे गुजरात, इस तरह से आपके मैप के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो नागेश्वर कहाँ पे हुआ करते थे, यहाँ पे जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में नागेश्वर हुआ करते थे। ठीक है।
यहाँ पे जो नागेश्वर हुआ करते थे, तो ये नागेश्वर और बालाकोटा दो प्रमुख स्थान है जो कि एक तरह से लार्जर मनी के उत्पादन केंद्र के रूप में जाने जाते थे। कौन? एक होता था नागेश्वर और एक होता बालाकोटा। ये दोनों क्या होते थे? उत्पादन केंद्र के, जहां पे लार्ज मनी मिला करते। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हड़प्पावासी नीले रंग के लार्ज मनी कहाँ से प्राप्त करते थे, तो आपका कौन आंसर कौन सा हो जाएगा? नागेश्वर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि काली चूड़ी के नाम से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? काली चूड़ी के नाम से कौन से स्थल को जाना जाता है? तो आपको काली चूड़ी के नाम से कौन सा? कालीबंगा। तो कालीबंगा एक ऐसा शहर है जिसे काली चूड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। इसमें क्या होता है? तो कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो बड़ा सा हवन कुंड कालीबंगा से मिला है। जोते हुए खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। यह पूछे जा सकते हैं कि कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। कालीबंगा किस स्थान पर है? राजस्थान में है। कहाँ पे मिले हैं? तो जूते हुए खेत कहाँ से? कालीबंगा से मिला है। हवन कुंड कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और यह याद रखना है आपको कि मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे थे। मात्र एक हड़प्पा सभ्यता जो कि रावी नदी के किनारे थे। अगला आपका क्वेश्चन चौथे नंबर में दिया है कि प्रियदर्शी के नाम से किस शासक को पुकारा जाता था? अशोक। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से पुकारा जाता था। सर्वाधिक अभिलेख किन्होंने लिखवाए थे? अशोक ने। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अभिलेख को किन्होंने खोजा था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति अशोक के अभिलेख को उन्होंने खोजे थे। इतना याद रखिएगा। अशोक के बारे में और पूछेगा कि अशोक ने अपना राज्य अभिषेक कब करवाया था? अशोक ने अपना राज्य अभिषेक 269 बीसी में किए थे। और इसके 8वें वर्ष यानी कि 8वें वर्ष यानी कि 261 बीसी में इनका धम्म यात्रा 208वें वर्ष में अशोक ने अपने धम्म यात्रा प्रारंभ किए थे। इतना समझ में आ गया। और क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी हो गई? तो अशोक के समय प्रांतों की जो संख्या हो गई थी वो 5 हो गई। पहले मौर्य साम्राज्य का प्रांत कितना था? 4 था। लेकिन जब अशोक राजा बनते हैं, सम्राट बनते हैं, तो उस समय प्रांतों की संख्या 5 हो जाती है। कौन से नए प्रांत जुड़ते हैं? तो कलिंग। कलिंग याद रखना है। कलिंग पर युद्ध करके, आक्रमण करके अशोक ने कलिंग को पूरी तरह से अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। याद रखना है। चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे कि मगध से दिए जाते हैं कि मगध 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। मगध क्यों था? क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति इतना सुदृढ़ थी, वह चारों तरफ से घिरा हुआ था, आक्रमण उतने अधिक नहीं होते थे, तो मगध इसलिए 16 महाजन। इतना उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसमें मगध याद रखना है कि 16 महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजन कौन था? मगध था। गंधार नहीं था, कौशल नहीं था, अवंती भी नहीं थे। समझ में आ गया। अगला हम देखते हैं छठा नंबर। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके दरबार में कौन रहते थे? हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाए थे उत्तर प्रदेश में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। लेकिन यहाँ मौर्य वंश के संस्थापक पूछा है तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। समझ में आ गया। तो हर एक क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में समझे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। हरिसेन किनके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त हरिसेन ने कौन सा अभिलेख लिखवाए हैं? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा सातवां होता है धर्मसूत्र। यह इंपॉर्टेंट है, यह फंसाने वाला क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृति दी गई है? बेसिकली मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है, लेकिन स्वीकृति मात्र 4 प्रकार के विवाह को दी गई है। 4 ऐसे प्रकार विवाह है, 4 प्रकार के विवाह को स्वीकृति दी गई है, परंतु कितने प्रकार के विवाह की चर्चा? अगर पूछा जाएगा कितने प्रकार के विवाह हैं, तो 8 प्रकार के। कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृति यानी मान्यता दी गई है? तो 4 प्रकार के विवाह को मान्यता दी गई है। कौन से पुस्तक में है? इससे जानकारी मिलती है। तो मनुस्मृति जो कि 201 बीसी से लेकर के 200 ईस्वी में मनु स्मृति, मनु नामक ऋषि ने इसकी रचना की थी। इतना समझ में आ गया। कहा गया मन 4 प्रकार के विवाह की। इतना। अगला क्वेश्चन आता है कि महाभारत के रचयिता का क्या नाम था? वेद व्यास। ये सिंपल है, इंपॉर्टेंट है कि महाभारत को किन्होंने लिखा? वेद व्यास। रामायण के रचनाकार कौन थे? तो अथी वाल्मीकि। इससे क्वेश्चन उतना ही पूछेगा, लेकिन यह जरूर पूछेगा कि महाभारत को फारसी में अनुवाद किन्होंने किया था? तो अब्दुल रहीम खाने खां। बैरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम खाने खां, जिसे रज्जनामा भी कहा जाता है।
तो उन्होंने रजनामा के आधार पर महाभारत का अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खान ने खां, जिसे रजनामा कहेंगे, उसी के अनुवाद किन्होंने किया था? अब्दुल रहीम खान ने खां, महाभारत का। महाभारत का पूर्व नाम जय संहिता। महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जानते थे। उनके रचयिता कौन है? वेद व्यास। उनके रचयिता कौन है? वेद व्यास। लेकिन उसका अनुवाद, महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ने खां, जिसे रजनामा भी कहते हैं, उन्होंने ने ही किया था। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम श्वास, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? जब उनका मृत्यु हो गई तो महापरिनिर्वाण कहाँ? तो महात्मा बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण हुए थे वो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर पावापुरी में, पावापुरी में ही महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया और शयन की मुद्रा में मतलब ऐसा शयन मुद्रा में इस तरह से करके क्या हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। वो कौन थे? कुशीनगर में हुए थे। तो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे हम आनंद थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म ये 563 बीसी में हुआ था। ठीक है, याद रखना है, 563 बीसी याद रखना, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और हर एक बौद्ध संगीति पूछे जाते हैं। सबसे पहला बौद्ध संगीति याद रखना है, लिख लेना है। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? सबसे पहला बौद्ध संगीति की बात की जाए तो सबसे पहला बौद्ध संगीति हुआ था हम लोग ये राजगीर में। सबसे पहला बौद्ध संगीति वैशाली में हुए थे। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो वैशाली। शासक कौन थे वहां के? तो अजातशत्रु थे। ठीक है, याद रखना है कि अजातशत्रु थे, वैशाली में हुआ था सबसे पहला बौद्ध संगीति। याद रखना है, यानी कि इतने याद रखिए ना कि बौद्ध संगीति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। शासक कौन थे? अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका हुआ था कुंडल वन में। उस समय शासक कनिष्क थे। दूसरा बौद्ध संगीति शायद दूसरा पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था और द्वितीय बौद्ध संगीति शायद वैशाली में हुए थे। ये दोनों में करना, लेकिन तृतीय बौद्ध संगीति याद रखना है कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, तो इतना कुशीनगर से पूछे जा सकते हैं। श्रावस्ती। तो सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। प्रथम उपदेश पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में दिए हैं, लेकिन उनका जन्म के मृत्यु के बारे में पूछा था कुशीनगर में। सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध श्रावस्ती। प्रथम उपदेश सारनाथ और कहाँ? बोध गया में। उसे ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। पूर्णिमा का दिन था। पूर्णिमा के दिन में ही उनके जन्म हुए, उनकी मृत्यु भी है। पूर्णिमा के दिन में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु, जन्म तीनों पूर्णिमा को के दिन ही हुई थी। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन में एक दिन छुट्टी दिए जाते हैं स्कूल में। ठीक है, अगला आता है सांची के स्तूपों की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है जनरल टेलर। तो टेलर, ऑप्शन नंबर सी, जनरल टेलर ने सांची के स्तूपों की खोज की है। सांची के स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के ये भोपाल में सांची का स्तूप है। याद रखना है इतना। महा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम में कहा हुआ था महावीर स्वामी के जन्म हुआ। तो महावीर स्वामी से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक संस्थापक तो आपको मारना है ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाएगा तो ऋषभ देव। लेकिन वास्तविक वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में पूछा जाएगा तो आपको मारना है महावीर स्वामी। या शब्दों में ध्यान रखिएगा, पढ़ते समय शब्द फंसा भी सकते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में जानते हैं कि भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जॉन मार्शल सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉन मार्शल थे। इन्होंने ही मतलब पुरातात्विक विभाग के रूप में दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता को खुदाई करने की अनुमति दी थी, जॉन मार्शल। ठीक है, अगला अल बिरुनी का जन्म कहाँ हुआ था? अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था यह पूछा जाएगा। तो अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के एक शहर है ख्वारिज्म।
ख्वारिज़्म में ही अल बिरूनी का जन्म हुआ था। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। कब आया था? 1017। 17 में खतरा है इसलिए मोहम्मद गजनबी के साथ अल बिरूनी ने भारत आए थे। इतना आपको याद रखना है, उससे ज्यादा नहीं। आप बात आती है मोरक्को। मोरक्को से इब्न बतूता आया था। मोरक्को से इब्न बतूता आया था। अगला क्वेश्चन 13वां, निम्न में से कौन सा एक विदेशी यात्री या चिकित्सक था? सबसे पहला हम देखें फ्रांसा बनियार। तो बनियार जो फ्रांस से आया था, यह एक सिकोह दारा के दरबार में रहा करते थे। सिकोह दारा के दरबार में रहते थे। ये कौन थे? एक चिकित्सक यात्री थे जो कि फ्रांस से आए थे। इब्न बतूता के बारे में पूछा जाएगा तो ये मोरक्को से आए थे। मार्को पोलो एक चीनी यात्री था। अल बिरूनी ख्वारिज़्म से आया था। मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। ठीक है। रामानंद के बारे में पूछा जाए, रामानंद के शिष्य कौन थे? रायदास, कबीर, धन्ना, पीपा। रायदास, कबीर, धन्ना, पीपा, ये सभी ये सभी किसके? रामानंद के शिष्य थे। रामानंद इतने फेमस क्यों हैं? क्योंकि अगर बात की जाए तो रामानंद के बारे में, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में क्या कहते हैं, भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद के रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा ये सारे उनके शिष्य थे। ठीक है। ख्वारिज्म ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खानका या दरगाह। खानका को हम दरगाह भी कह सकते हैं। खानका को क्या कहेंगे? हम दरगाह भी कहते हैं। शब्द को ध्यान रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? याद रखना है आपको, अजमेर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 110% पूछे जाते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खानका या दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इतने फेमस क्यों है? क्योंकि उन्होंने चिश्ती सिलसिला को भारत में लागू किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। समझ आ गया? 16वां क्वेश्चन आपका है, हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो हरियम एवं बुक्का संगम वंश के शासक थे। कौन से वंश के थे? यहाँ पे बी ए नंबर दे रहे हैं। संगम वंश के शासक थे। हरियम एवं बुक्का संगम वंश के शासक थे। इनके चार, विजयनगर साम्राज्य में चार वंश हुए, जिसे संगम सतुआ याद रखना है। इससे यह ट्रिक से याद रखना है, आपको ट्रिक भी दे देते हैं। ठीक है। तो संगम सतुआ, विजयनगर साम्राज्य में चार चार राजवंश हुए, जैसे कि संगम संगम सतुआ सतुआ जिसमें से सबसे फेमस वंश है, सबसे पहला फेमस वंश है संगम वंश। इसी वंश के संस्थापक कौन थे? अम, हरियर और वुक्का थे। ये विजयनगर साम्राज्य के हैं। कौन सा? विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य से स से सुलु वंश, त से तुलु वंश और अ से आरबीडू वंश। तुलु वंश में के डी आर को याद रख, के डी आर कृष्ण देव राय प्रथम, जिसे हम के डी आर शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है। तो तुलु वंश, ये चार वंश विजयनगर के थे, जिसमें से पहला वंश संगम वंश था। उसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। समझ में आ गया? कब इसका स्थापना किए थे? तो 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का को माना जाता है। समझ में आ गया? अगला हम देखते हैं कि आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना किन्होंने की? तो हमने बताया ना कि तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? मतलब तुलु वंश के कौन थे? कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन में, कृष्णदेव राय, के डी आर के नाम से कृष्णदेव राय। इन्होंने अमुक्त माल्यद और जामवती कल्याणम दो प्रमुख पुस्तक लिखे हैं। अमुक्त माल्यद और जामवती कल्याणम। अमुक्त माल्यद जो है वो तेलुगु भाषा में लिखा गया है, जबकि जामवती कल्याणम, जैसे कि संस्कृत भाषा में नहीं बोला जाता है कल्याणम, पठात्नम, ये सब बोलने से ही पता चलता है कि कल्याणम संस्कृत भाषा जैसा शब्द है। तो जाम्बती कल्याणम जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया था, अमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा में। और कैसे याद रखना है कि जाम्बती कल्याणम संस्कृत भाषा में लिखे गए थे? क्योंकि इनके लास्ट के शब्द ही कल्याणम, और ये सब कल्याणम पिलियानम हो गया कि तिरुवनंतपुरम, ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो कल्याणम से तो दो प्रमुख है। कृष्ण देव राय, रायचूर के दोहा पर अधिकार कृष्ण देव राय ने ही किए थे। इतने रहे, विठल देव स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय किया था। ये सभी आपको याद रखना है। अब 18वां को 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत में गांव में कितना प्रतिशत जनसंख्या रहती थी? यानी कि ये आपका चैप्टर है शायद 7वां 8वां चैप्टर से दिया हुआ है। 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत में गांव में कितना प्रतिशत जनसंख्या रहते थे? तो 85 परसेंटेज, कितना?
85% टोटल जनसंख्या रहते थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में टोटल 85% जनसंख्या रहा करते थे। आपको इतना समझ में आ गया? तो ये आज का फर्स्ट क्लास है जिसमें 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से 18 क्वेश्चन हम अभी कवर कर चुके हैं। 12 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके साथ-साथ आपके 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 के हिस्ट्री पीवाईक्यू के देखे जाएँगे यहाँ पे। आप यदि जुड़े रहेंगे तो इस तरह से आपको 110% एग्जाम के लिए फरवरी तक पूरी तरह से तैयार कर दिए जाएँगे। 3-4 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यहीं से मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।